Hello everybody, welcome back to GSK Rapper. I'm here to complete the next chapter of Indian polity and governance. As I already told you that we will cover whole polity and governance in approximately 20 to 25 chapters that will cover about 40 45 classes. And today we are here for the next chapter, that is chapter 4. अभी तक हमने जो करे वो 3 चैप्टर कर चुके हैं, है ना। चैप्टर 1, चैप्टर 2 मीनिंग ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल, ये 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं अब तक। आज हम चौथा पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर, दैट इज इंडियन फेडरेशन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया कई 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरी यूटी से मिलकर बना है। ठीक है, तो अब इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट, ये पिछली क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में क्या डिफरेंस है। फेडरेशन ऑफ स्टेट, है ना। तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट कहाँ? यूएस में। यहाँ क्या है? इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट। कैसे? दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस जो मेजर रूप से दिखाई देता है कि इंडिया में और यूएस में। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, ये थोड़ा ट्रैफिक कभी कभी ज्यादा हो जाता है। यूएस में स्टेट फेडरेशन से बाहर आ सकता है, बाहर आ सकता है। ठीक है, पर इंडिया में नहीं आ सकता। यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं होती। ठीक है, यहाँ सिटीजनशिप होती है। यहाँ सिटीजनशिप अलग होती है, सेंटर की अलग और स्टेट की अलग। ठीक है, यहाँ फेडरेशन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट। यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये हमें कैसे पता? इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। किसकी बात करते हैं? यूनियन मतलब पूरे देश की, सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो दिल्ली में सरकार है वो, और उसकी जो टेरिटरी है सरकार। ठीक है, उसकी जो टेरिटरी है पूरी, ये वाली। ठीक है, इट कंप्राइजेज ऑफ 4 आर्टिकल। पार्ट 1 में ये वाली बात होती है, जैसे कि अभी हमने देखा। ठीक है, पार्ट 1, और पार्ट 1 में कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल हैं 4, 1 से लेके 4 तक। ठीक है, आर्टिकल 1, अब हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया, डेट इज भारत। ठीक है, डेट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, जैसे कि मैंने पहले बताया, यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरल ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंसिस्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड। 3 प्रकार की टेरिटरी होती है इंडिया की, इंडियन यूनियन की। ठीक है, वो होती है सबसे पहली स्टेट, दूसरी यूटी यूनियन टेरिटरी, और तीसरी जो हम एक्वायर करें कहीं से। ठीक है, वो। द नेम ऑफ द स्टेट एंड द यूनियंस हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल। पहला शेड्यूल जो है उसके अंदर, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर नेम और नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियंस हैव बीन डिस्क्राइब्ड देयर। स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरी के नेम्स उसमें दे रखे। दिस शेड्यूल आल्सो होल्ड थ्री दैट देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ स्टेट, जैसे कि अभी बताया। 3 प्रकार की स्टेट बताई थी, एक तो स्टेट्स, टेरिटरी बताई थी।
ठीक है। स्टेट्स हो गई, यूनियन टेरिटरीज हो गई, ये तो हम सब जानते हैं। स्टेट जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये हो गई स्टेट्स। यूटी, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, है ना, ये सब क्या हो गए, पुडुचेरी, ये सब क्या हो गई, यूटीज हो गई। टेरिटरी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, जो भी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज करी कि ये हमारे इंडिया का पार्ट है, वो हमारी टेरिटरी है, ठीक है। दिस टाइम देयर आर, अभी के वक्त में देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। कन्फ्लिक्ट इन इंडियाज फेडरल सिस्टम, कन्फ्लिक्ट क्या है फेडरल सिस्टम के बीच में, वो देख लेते हैं। फेडरलिज्म इज द मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फेडरलिज्म क्या है, एक बहुत रिलेवेंट फैक्टर है। क्यों? फेडरलिज्म क्या करता है, डिवीजन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, या शेयरिंग ऑफ पावर, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो एक बहुत रिलेवेंट फैक्टर है आज के मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, ठीक है। द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फेडरलिज्म आर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, डिवोल्यूशन इन अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है फेडरलिज्म का? फेडरलिज्म का मैंने अभी बताया। फेडरलिज्म का सिंपल फंडा है, फेडरलिज्म मतलब डिवीजन ऑफ पावर या शेयरिंग ऑफ पावर, शेयरिंग ऑफ पावर, ठीक है। अब जैसे सेंटर की जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो किसको देती है पावर? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट किसको देती है? लोकल गवर्नमेंट को। ये क्या है? ये फेडरलिज्म है। यही सेम चीज कही। कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फेडरलिज्म क्या है? कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, डाइवर्सिटी के बावजूद भी हम लोग एकत्रित रहें, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये जो टर्म है, ये भी याद रखिए, एग्जाम में पूछी जाती है। ये जवाहरलाल नेहरू ने दी, जेएल नेहरू, ठीक है, दी है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर का पावर का शेयरिंग करना, है ना, अपने ऊंचे से नीचे की तरफ आना, है ना। मैक्सिमम पावर के बाद थोड़ी वो पावर अपनी किसी छोटे सबॉर्डिनेट को देगा, फिर वो सबॉर्डिनेट को देगा, फिर वो अगला सबॉर्डिनेट को देगा, ठीक है। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन पावर। सम ऑफ द conflict is the smooth working of Indian federalism are as follow, ठीक है। रीजनल assertion वर्सेस सेंट्रल डोमिनेंस। क्या है? रीजनल assertion वर्सेस सेंट्रल डोमिनेंस, मतलब जो रीजनल लोग हैं, उसके अपोजिट में जो सेंट्रल का डोमिनेंस है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में सेंटर के हाथ में ज्यादा पावर है कंपैरेटिवली टू द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। वही जो उनके बीच में परेशानी क्रिएट होती है, उसको भी वो एक फेडरलिज्म की परेशानी है, पावर शेयरिंग की परेशानी है। इंडियन फेडरलिज्म हैज अ बियास, मतलब भेदभाव की भावना है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट इज दैट इज व्हाई स्टेट्स हैव आल्सो sought to assert their interest and influence over the year। अभी भी जितना इन्फ्लुएंस और पावर स्टेट्स के पास होनी चाहिए, वो अभी भी स्टेट्स को नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर सेंटर जो है, सेंटर क्या है? डोमिनेंस में, डोमिनेंस में ज्यादा पावरफुल, मोर पावरफुल, ठीक है, मोर पावरफुल, ठीक है। वेदर इन द टाइम्स ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस और मल्टी पार्टी कोएलिशन पॉलिटिक्स, हर जगह है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले जब कांग्रेस की थी, कांग्रेस की अकेली एक पार्टी, है ना, डोमिनेंस में थी, तब नहीं, और अभी भी जब मल्टी पार्टी डोमिनेंस में, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम देख रहे हैं आज की डेट में। पहले हम देखते थे सिंगल पार्टी सिस्टम, अ काइंड ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम, नॉट, हमारा इंडिया का भी सिंगल पार्टी सिस्टम था ही नहीं। हम, क्योंकि कांग्रेस का इतना इन्फ्लुएंस था इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर के, हमेशा वही जीतते थे स्टार्टिंग में, ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। एब्सेंस ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म, एब्सेंस ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म का क्या मतलब है? पैसों का बंटवारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो पूर्ण रूप से
सबके हितकारी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल स्टेट, तो सॉरी, साउथ की जो स्टेट्स हैं, साउथ साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, उनके अंदर क्या है, वो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करते हैं, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करते हैं, रेवेन्यू मैक्सिमम। लेकिन जो उनको फंड अलॉट होता है, फंड अलॉटमेंट बाय सेंटर, जो कि फाइनेंस कमीशन की राय पर होता है, आर्टिकल 280, ठीक है, जो वो कम होता है कंपैरेटिवली टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। फंड अलॉटमेंट ज्यादा होता है, क्यों? हमारी गवर्नमेंट का क्या है, सीधा सीधा फंडा है, जो गरीब है उसको ज्यादा दो, गरीब है या जिसको जरूरत ज्यादा है, तो जरूरत नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को है, साउथ इंडियन स्टेट्स को है ही नहीं, सिंपल, है ना। तो इसी वजह से फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन में फेडरलिज्म का अभाव है। क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, ये तो हम पढ़ेंगे, ये भी पूरी चैप्टर इसी के ऊपर आधारित है। यूनियन गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू मेक, अनमार्क एंड रीमेक स्टेट बाउंड्रीज। यूनियन गवर्नमेंट के पास सारे अधिकार हैं, किसी भी स्टेट को ये कह सकता है कि भैया इसकी ये बाउंड्री नहीं है, या नई बाउंड्री बना सकता है, उसका नेम बदल सकता है। ये सारे अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट है कि नहीं? यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है। द पुश फॉर रीजनलाइजेशन from various language group and tribal communities compelled the center to adopt formalized arrangement of the reorganization of federal। हाँ सही है, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटीज ने जो प्रेशर दिया, है ना, लैंग्वेज ग्रुप्स ने जो प्रेशर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अडेप्ट करना पड़ा कि एक अरेंजमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है जी। ये क्या पढ़ रहे हैं? कंफ्लिक्ट इन इंडियाज फेडरल सिस्टम में, ठीक है। ऑल्दो द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज फाउंड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। हमने पिछली क्लासेस में तीन लिस्टें पढ़ी थी, थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट। सबसे पहली यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। जो इकोनॉमिक, ऑल इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग आर फाउंड इन कॉन्करेंट लिस्ट में पाई जाती है, ठीक है। Of the seventh schedule of the Constitution, the Union government has authority over national and regional planning in India, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के पास किसकी अथॉरिटी है? नेशनल एंड रीजनल प्लानिंग करने की, ठीक है। सेंट्रलाइज प्लानिंग थ्रू प्लानिंग कमीशन। नाउ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये कब बना? 2014 में, ठीक है। अपॉइंटेड बाय द सेंटर। ये प्लानिंग सब कौन करता है? पहले प्लानिंग कमीशन करती थी सेंटर की तरफ से, अब करती है नीति आयोग। सिंपल सी बात, नो बकवास, ठीक है जी। इसमें एक शब्द आएगा पेरिफेरी, जो किसी, जैसे हमने ये ऊपर ही आएगा, ऊपर ही आया था ये word, ठीक है। जो किसी वस्तु या क्षेत्र की बाहरी सीमा को, सीमा या किनारे को दर्शाता हो। बाहरी सीमा, जैसे कि ये है ना, ये सीमा किसी का नाम नहीं है, ठीक है जी। ये मैं समझ लेना, किसी की बहन, मम्मी मम्मी किसी का नाम हो तो उसकी बात चल रही है, नहीं। आपको कुछ पता थोड़ी है भैया, क्या सोचो क्या नहीं। हाँ, साला कुछ भी हो सकता है। ये जो है, ये जो एरिया है, ये कहलाता है पेरीफेरी, ठीक है। ये बाउंड्री हर चीज की। पोस्ट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर 1947, कितने अगस्त? 15 अगस्त 1947। British India had two type of territory provinces governed directly by British officials who who were responsible to the Governor General या प्रिंसली स्टेट, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की कितनी? बीजी, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की दो प्रकार के स्टेट्स थी। एक तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद, है ना, खुद करती थी, और दूसरी कौन सी थी? प्रिंसली स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। अब प्रिंसली स्टेट तो आप सबको पता ही है ना, राजा महाराजा वाली, है ना, जिसमें राजा महाराजा ये सब रहते थे, ठीक है। सब लोग इनके अध्यक्ष हेड हुआ करते थे।
princely stay under the control of local hereditary ruler, having British government as the sovereign but enjoying an autonomy based on the treaty. जो भी ट्रीटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कर रखी है उसके हिसाब से ऑटोनॉमी की पावर मौत उड़ा रहे हैं. When India gained independence on 15th August 1947, the British government dissolved their treaty relation with the over 600 princely states. ठीक है, who had the option to uh, who had the option of acceding to their to to either इंडिया और पाकिस्तान. अब जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो 600 के जो 600 प्रिंसली स्टेट्स थी उनको छोड़ दिया. ठीक है, क्या आपके ऊपर है, आप चाहें, क्योंकि पहले वो ऑटोनोमस थी लेकिन सॉवरेनिटी किसकी है, सॉवरेन कहाँ की थी, ब्रिटिश से थी. ब्रिटिश ही तो उनका पालन मतलब उनकी देखभाल करते थे एक्सटर्नल एग्रेशन से. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ब्रिटिश ने इंडिया को इंडिपेंडेंट किया, तो ये 600 स्टेट्स हैं इनके पास खुद का, ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनकी खुद की मर्जी थी कि वो इंडिया के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं, किसी के साथ जा सकते हैं, ये इनकी खुद की चॉइस थी. मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट जॉइंट इंडिया आइदर वॉलंटरी और बाय आर्म्ड इंटरवेंशन. जो ज्यादातर प्रिंसली स्टेट थी उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया या तो वॉलंटरी अपने आप या फिर आर्म्ड इंटरवेंशन से है या फिर जबरदस्ती कर रहे हैं. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट. द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल played a key role in the integration of the princely state. इंटीग्रेशन एकजुट करना किसको, प्रिंसली स्टेट्स को, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल. एसवीपी याद रखिएगा. He played a historic role in negotiating with the rulers of the princely state firmly but diplomatically and bringing most of them into the Indian Union. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा कैसे, कि प्रिंसली स्टेट को कन्विंस करा कि भाई आप यू शुड ज्वाइन द इंडियन यूनियन इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान यूनियन, है ना. या उनको इस बात के लिए मंजूरी दी कि अगर आपने नहीं मानी तो आपको जो है मंजूरी नहीं, उनको मजबूर किया कि अगर आप लोग नहीं माने तो आर्म्ड इंटरवेंशन से भी हम ये जो है हथिया सकते हैं. ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जो है अच्छे से मानेंगे. ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने 26 स्मॉल स्टेट, उड़ीसा, सौराष्ट्र, गुजरात, 14 बिग स्टेट, 119 स्मॉल स्टेट, मतलब ऐसे करके उन्होंने सारी चीजें यूनाइट करी. ठीक है, प्रिंसली स्टेट को किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल. पहली साइड क्या है, जनमत संग्रह. ये देखो, ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, है ना, जिनकी मीनिंग जरूरी है वो मैंने पहले ही लिख दी है. ठीक है, इसमें क्या करा जाता है, वोट करा जाता है किसके द्वारा, लोगों के द्वारा. ठीक है, वोट, a vote by the people of a country or a region on a question that is very important. ऐसे प्रश्न के ऊपर वोट किया जाता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हो. ठीक है, फर्स्टली द पीपल who of the most princely state clearly wanted to become part of India Union. कैसे इन सबको एकत्रित कैसे करा, सबसे पहले जो वॉलंटरी आ गए. ठीक है, अपने आप, हिंदी में लिखता हूँ, अपने आप. ठीक है, दूसरे द गवर्नमेंट was prepared to be flexible giving autonomy to some region. फिर गवर्नमेंट प्रिपेयर भी थी कि भैया अगर थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी मांगे कि भैया हम अपने प्रिंसली स्टेट में अपने हिसाब से कार्य करेंगे, कि ठीक है, सरकार इसके लिए भी रेडी थी. बस ये सरकार ये चाह रही थी उस समय इंडिपेंडेंट इंडिया की कि ज्यादा से ज्यादा प्रिंसली स्टेट हमारे में जुड़े. ठीक है, thirdly, as the backdrop of the partition, which brought into the focus the contest over the dramatic demarcation of the territory. है ना, the integration and consolidation of territory boundaries of the nation has assumed had assumed supreme importance. जितनी बाउंड्री की जो लोकेशन थी, डिमार्केशन करा गया था, उसने बहुत ज्यादा बैकड्रॉप कर दिया था इंडिया को पार्टीशन की वजह से. ठीक है, हाँ, इंडिया को नहीं, पाकिस्तान को भी करा था. ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान टेंशन में नहीं था, पाकिस्तान भी ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी अपने हाथ में लेना चाहता था. ठीक है,
But before 15th of August 1949, peaceful negotiation had brought almost all states whose territory were contigu contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union। 15 अगस्त से पहले ही जो भी contiguous का मतलब है जो बराबर वाली जो स्टेट थी उनको अपने में पहले जोड़ लिया गया। जिसको लगा कि भैया ये वाली स्टेट तो हमारे अंदर ही आएगी, ठीक है, उनको जोड़ लिएगा। देखो ये सारी चीज कैसे जुड़ी कैसे नहीं जुड़ी ये तो सब है इंपॉर्टेंट। ये सिंपल सी बात है कि जो प्रिंसली स्टेट थी उनको जोड़ लिया ब्रिटिश सॉरी इंडियन गवर्नमेंट ने, और जो नहीं जुड़े उनमें से ये थी तीन चार जो इम्पोर्टेंट हैं, तीन है बेसिकली, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ठीक है जी। ये मेन तीन स्टेट हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दे रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडियन यूनियन। ठीक है। अब जूनागढ़ कहाँ है? स्मॉल स्टेट ऑन द कोस्ट ऑफ सौराष्ट्र सराउंडेड बाय इंडियन टेरिटरी विदाउट एनी ज्योग्राफिकल एडजेंसी विद द पाकिस्तान। अब फॉर एग्जांपल, है ना, ये एरिया इंडिया का है टोटल। अब इसके अंदर क्या है, मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे, है ना। अब ये क्या है? ये है जूनागढ़। ठीक है। ये जूनागढ़ जो है ये कह रहा है कि अब मुझे ये जो पाकिस्तान है यहाँ, ठीक है, कि मुझे पाकिस्तान का पार्ट बनना है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो राजा हैं वो मुस्लिम है। ठीक है। यहाँ के जो राजा हैं वो कौन है? मुस्लिम। तो वो इस्लामिक स्टेट में जाना चाह रहे हैं। ये कौन सी है? पाकिस्तान। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई? ये टेरिटरी पूरी इंडिया की है और बाकी की सारे चारों तरफ इंडिया ने घेर रखा है, उसके बाद भी आप जो है उधर कैसे जा सकते? तो यहाँ पे क्या हुआ? इट्स नवाब महाबत खान हु अनाउंस्ड द असेशन ऑफ हिज स्टेट टू पाकिस्तान। उसने अनाउंस करा कि हम तो अब भैया पाकिस्तान में जुड़ेंगे। ऑन 15 अगस्त 1914 इवन दो द मेजोरिटी ऑफ पीपल ओवरवेलमिंगली हिंदू डिजायर टू ज्वाइन इंडिया। जो ज्यादातर हिंदू पॉपुलेशन थी उन्होंने डिजायर करा कि हम तो इंडिया में जुड़ेंगे। इंडिया। अरे भैया क्यों दूर जा रहे हो जब घर में ही सारी चीजें अवेलेबल हैं? सिंपल बात। इंडियन ट्रूप मार्च इनटू द स्टेट। इंडिया की जो आर्मी थी उन्होंने स्टेट के अंदर मार्च किया और घेर लिया जूनागढ़ को। सिंपल सी बात। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत तेज आदमी थे, अपना क्रांतिकारी काम करे हमेशा से। अगर मानने तो मानो, नहीं तो साले डंडा खाओगे अपने। समझ गए ना कहाँ पे? वहीं, हाँ। इंडियन ट्रूप्स मार्च इनटू द स्टेट। उस अच्छा, पहले तो मार्च किया, पहले तो उन्हें घेर लिया, फिर क्या करा कि चलो ठीक है वोटिंग करवा देते हैं, अब जनता की राय देख लेते हैं। जनता, जनता सर्वोपरि है। क्यों भाई जनता क्यों सर्वोपरि? क्योंकि अब हम डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक राज्य बना रहे हैं, स्टेट है ना, कंट्री बना रहे हैं, तो जनता की जनमत संग्रह करा लो। जनमत संग्रह में क्या हुआ कि उन्होंने इंडियन यूनियन को एक्सेप्ट कर लिया। अब बात खत्म होती है जूनागढ़ की। अब बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद के भी इत्तेहादुल मुस्लिमीन थे। कौन थे? राजा थे, है ना। राजा मतलब नवाब साहब, है ना। इन्होंने भी सोचा कि हम तो भैया पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। बट हुआ किसका उल्टा? चैलेंज्ड द आइडिया ऑफ इंडिया एंड हेंस फाइनली उन्होंने इंडिया का आइडिया चैलेंज करा। मतलब आइडिया का मतलब ये है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। दे डिड नॉट एक्सेप्टेड द proposal of India to join the Indian Union and finally police action was taken। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद was dismantled and they were rigorously joined with the union government, है ना। उनको क्या कर लिया? इंडियन यूनियन के साथ ज्वाइन कर लिया गया। कैसे? लीडिंग टू द सरेंडर ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद ने सरेंडर किया जब इंडियन आर्मी ने मार्च किया। और फाइनली द नवाब एग्री टू एसीड हैदराबाद टू इंडिया। कश्मीर, कश्मीर का भी सेम रोना है। क्या है? राजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह। देखिए हर कंडीशन अलग अलग होती है। यहाँ पे महाराजा हरि सिंह हिंदू रूलर हैं,
कौन है? हिंदू रूल है, बट मेजर पॉपुलेशन क्या है? मेजर पॉपुलेशन मुस्लिम। याद रखिएगा। तो दोनों में ना डिफरेंस है, दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है कि जहाँ मेजर पॉपुलेशन हिंदूज की है और राजा मुसलमान है, तो हिंदू तो इधर ज्वाइन होना चाह रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो इंडियन स्टेट के अंडर ही आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया जूनागढ़ के मामले में कि ये इंडिया, ये जूनागढ़, ठीक है। लेकिन कश्मीर के साथ ऐसा नहीं। तो राजा हरि सिंह ने क्या कहा कि भैया मैं तो इंडिपेंडेंट अपनी स्टेट रखूंगा, मुझे किसी के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो राजा बाबू हूँ। तो भैया वो राजा बाबू बन के इंडिपेंडेंट रहे। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स भेजे और कश्मीर को घेरने की तैयारी में थे वो तो पूरी तरीके से। तब राजा हरि सिंह को रियलाइज हुआ कि ये तो बड़े घातक लोग हैं भैया, ये तो मार डालेंगे बिना बात के। तो उन्होंने इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने का फैसला किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया। किससे? इंडियन गवर्नमेंट से। ठीक है। जैसे ही उन्होंने इंडियन सॉरी इंस्ट्रूमेंट असेशन साइन किया, इंडियन गवर्नमेंट ने फट से इंडियन आर्मी भेजी और पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ दिया बाहर। अब अगली बात करें हम किसकी? सिक्किम की। सिक्किम किस साइड हुआ? 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। हालांकि 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी सिक्किम से ही रिलेटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। Till 1947, Sikkim was an Indian princely state ruled by the Chogyals। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? After the lapse of British paramountcy, Sikkim became the protectorate of India। इंडिया उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दी जब ब्रिटिश पैरामाउंसी उसे छोड़ के गई। सिक्किम बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया इन 1975। 1975 में सिक्किम इंटीग्रल पार्ट बना और उसको 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, देखो दो चीजें, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम जो है इंडिया का स्टेट बना। ठीक है। और 36 से उसको फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड का स्टेट बना दिया गया। स्टेटहुड की मान्यता प्राप्त हुई। मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है जी। मणिपुर। रूलर ऑफ मणिपुर स्टेट बोध चंद्र सिंह signed an agreement prior to independence with the government of India to become a part of India। मणिपुर के जो राजा थे बोध चंद्र सिंह, इनने पहले ही प्रायर, है ना, इंडिपेंडेंस से पहले ही एक स्टेटमेंट सॉरी एग्रीमेंट साइन कर लिया था। किसके साथ? इंडियन गवर्नमेंट के साथ, कि वो पहले से ही इंडियन गवर्नमेंट का पार्ट है। इन 1940 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन वर हेल्ड अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक। 1948 में लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए। किसके? मणिपुर में, अंडर द पब्लिक प्रेशर। ठीक है जी। ये याद रखने वाली चीजें हैं कि इलेक्शन कब हुए, पहले वहां पे लेजिस्लेटिव इलेक्शन। आफ्टर दैट इंडियन गवर्नमेंट pressurized the Emperor of Manipur to become part of India। As a result of Manipur finally merged in India। मणिपुर फाइनली किस में मर्ज हो गया? इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेशर करा और भैया उसको अपने अंदर जोड़ लिया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ एक्चुअली में कैसे? अब हम सबसे इम्पोर्टेंट, इससे एक दो क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, फेवरेट टॉपिक है यूपीपीएससी का, और फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। ठीक है जी। इनके तो फेवरेट टॉपिक हैं, हर साल पूछ ही जाना है मोस्ट प्रोबेबली, ये और फंडामेंटल राइट। प्रियम्बल, सारी चीजें पूछी जाती हैं, बट ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। समझ के पढ़ के सारी चीजें आगे बढ़ना है।
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम द बेस्ट टीचर ऑन द यूट्यूब, बट आई एम गुड इनफ। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आई एम गुड फॉर बिगिनर्स टू मेक देम अंडरस्टैंड, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पढ़ते समय क्या है, जब आप पढ़ते हैं ना बुक से, तो उतना आप, है ना, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट व्हेन यू आर लिसनिंग एंड रीडिंग एज वेल, देन यू विल डाइजेस्ट इन 2x पावर। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है, लिसनिंग एंड रीडिंग बोथ इज द मंत्रा फॉर द रिटेनिंग कैपेसिटी। ठीक है, रिटेन करने की कैपेसिटी की एक ही मंत्रा है कि जितना ज्यादा पढ़ो और सुन के पढ़ो, वीडियोस देख के पढ़ो, तो ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे हम लिख के सारी चीजें करके पढ़ रहे हैं ना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, the boundaries of provinces in pre-1947 India had been drawn in a haphazard, बहुत उथल-पुथल तरीके से, कैसे manner as the British conquest of India had proceeded for nearly 100 years, जो ब्रिटिशर ने सौयों सालों का जो राज किया उसको छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही ऊट पटांग लाइनें खींच के हमारा बंटवारा कर दिया। ठीक है जी। हीड का मीनिंग मैंने ये लिख दिया है, इसी वजह से पहले मैंने देखा, है ना, कि हीड का मीनिंग लिखा है, यहाँ लिखा है सावधानी, है ना। और हैप्पैजार्ड का मतलब है डिसऑर्गेनाइज्ड, उथल पुथल तरीके से। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, नो हीड वॉज पेड टू लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल कोहेजन, कोई भी, अच्छा बचला, कोई भी सावधानी से बंटवारा नहीं करा गया, कोई भी चीज देखी नहीं गई कि कल्चर कैसा है, कहाँ का, लैंग्वेज क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, रिलीजन क्या है, या या कोई भी चीज, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, फिजियोग्राफी, है ना, कोई भी चीज नहीं देखी गई। बस जाके सीधे ऊपर गए, खटा खटा खट खट लाइन खींच दी कि भैया ये आज से पाकिस्तान, ये आज से हिंदुस्तान। आफ्टर द accession of princely states and British provinces, the states were grouped on the basis of historical and political consideration। ये तो क्या, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कंसिडरेशन के हिसाब से पुरानी स्टेट जो बनी हुई थी वो बनी हुई थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो पहली बार एट द जंक्चर देयर वाज अ नीड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन अ परमानेंट बेसिस, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए परमानेंट बेसिस पे जरूरत थी। हेंस द वेरियस कमिटी एंड कमीशन आर formed, prominent ones among these are, नई नई क्या बनी, कमिटीज बनी, है ना, कमीशंस बनी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। क्या, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। पहला हिस्टोरिकल पॉलिटिकल पॉलिटिकल बेसिस पर थी, है ना। अब क्या था, अब उनको कि भैया और बेटर रीऑर्गेनाइज करना है, उस तरीके पे काम करने का प्रयास करा जाना था। तो ये जो था अब तक का हमने पढ़ लिया है, ठीक है जी। अब हमें इतना और पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आगे के लिए हम जो कल पढ़ेंगे वो रहेंगी सारी कमीशंस। ठीक है, जैसे धार कमीशन पहली, और ये जेवीबीपी फजल अली शाह कमीशन, ये सीधे सीधे ईयर पूछेगा इनके, है ना, ये पूछेगा, चेयरपर्सन पूछेगा, और इन कमीशन का उद्देश्य पूछेगा, ये किस लिए लाए गए। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन ये पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, उसमें ऑप्शन दे दिए, धार कमीशन, जेवीवीपी कमीशन, फजल अली कमीशन और तेंदुलकर कमेटी। अब तीन, अब ऑप्शन देगा कि 1 2 3, या 3 4, या 2 3 4, या 4 3 2, है ना, ऐसे करके सारे ऑप्शन देगा। तो आपको ये बताना है कि भैया जेवीवीपी और फजल अली और धार कमीशन तो
है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की, बट तेंदुलकर कमेटी नहीं है। तेंदुलकर कमेटी किसकी है? इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमी की, सॉरी, हाँ इकोनॉमी की, जो कि क्या डिसाइड करती है? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, के कितने कैलोरीज का आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन का होगा, कितने कैलोरीज मिनिमम चाहिए इंसान को, गरीब को या अमीर को, एक इंसान को अगर उससे कम वो कैलोरीज मिल रही है तो भैया, है ना, कैलोरीज फिर पैसे की बात भी करेगा ये। इसने कंपैरेटिव स्टडी भी करी है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कल, ये नहीं, तेंदुलकर कमेटी नहीं पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, वो बहुत फालतू का क्वेश्चन का दिया था, क्वेश्चन का, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा ये कंफर्म है, ईयर पूछेगा, कंफर्म ईयर पूछेगा ही पूछेगा, और आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी कमेटी है उसके अंडर आती है, कौन सी नहीं आती, है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही है। आज की क्लास काफी दिनों बाद हुई है ना, 4-5 दिन हो गए, मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ होली पड़ गई थी बीच में, तो प्लीज बी कंटिन्यू, और आगे क्लास करेंगे, समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कुछ खास नहीं है, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत बेसिक तरीके से चीजें समझ में आ जाए, और जो बिगिनर्स हैं या रिवीजन जो लोग कर रहे हैं उनको रिवाइज होते हुए आगे निकल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ कोई भी अदर ऑब्जेक्टिव है। हाँ अगर आप चाहें तो मैं कुछ हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस और करवा सकता हूँ, ठीक है, हर टॉपिक के बाद वो मैं देखता हूँ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर के, पेपर से निकालने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखनी पड़ेगी, ठीक है, बाकी ठीक है, बाय।